तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और शपथ से पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, बापू को वहां पर नमन किया, महात्मा गांधी को नमन किया और इसके बाद प्रधानमंत्री अटल समाधि भी पहुंचे थे और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने अर्पित की है, नरेंद्र मोदी ने अर्पित की है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री और तीनों सेना के अधिकारियों के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे थे, जहां पर शहीदों को, हमारे वीर सपूतों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तीनों ही तस्वीरें प्रधानमंत्री के शपथ से ठीक पहले की हैं आज के दिन की। आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन, प्रधानमंत्री तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें, महात्मा गांधी को पहले नमन किया, बापू को नमन किया, बापू की समाधि राजघाट पर पहुंचकर, और फिर अटल समाधि भी पहुंचे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को वहां पर प्रणाम किया था अटल समाधि पहुंचकर। फिर पहुंचते हैं वॉर मेमोरियल, जहां पर रक्षा मंत्री भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे और हमारे वीर सपूतों को, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 10 साल बाद आज तीसरी बार ये शब्द राष्ट्रपति भवन में गूंजेगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। साठ साल बाद देश को ये मौका मिला है जब कोई दूसरा प्रधानमंत्री तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है। पीएम मोदी आजाद भारत में पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं और लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम होंगे। पूर्ण बहुमत से 32 सीट दूर बीजेपी आज अपने सहयोगी दलों के साथ एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है, जिज्ञासा है देश की जनता में कि कैबिनेट कैसी होगी, मोदी की कैबिनेट कैसी होगी, कौन कौन से चेहरे होंगे जो शामिल हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में। हम आपको बताते हैं वो संभावित चेहरे, आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं कि कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल प्रमुख संभावित चेहरे आपको नजर आएंगे। अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, मनसुख मांडविया, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, ये बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े दिग्गज नेता कहे जाते हैं। तो संभावित प्रमुख चेहरे ये हो सकते हैं। इसमें अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, मनसुख मांडविया हैं, प्रहलाद जोशी हैं, भूपेंद्र यादव हैं और मनोहर लाल खट्टर हैं। ये संभावित चेहरे, ये प्रमुख हैं, ये मुख्य चेहरे हैं। और भी देखते हैं हम उत्तर प्रदेश से कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं जो अभी एसपी सिंह बघेल और राजकुमार चहार, शशांक मणि त्रिपाठी और अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये यूपी से संभावित चेहरे हो सकते हैं, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में। ये यूपी के संभावित चेहरे आपको हमने दिखाया। जो सबसे पहले राजनाथ सिंह आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि रक्षा मंत्री। अब दूसरे आपको दिखाते हैं दूसरे स्टेट्स के कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश से कौन कौन से चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको नजर आएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अभी कैबिनेट में ही है, एविएशन मिनिस्टर हैं, वीरेंद्र खटीक हैं, टीकमगढ़ से आते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, ये भी आदिवासी बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं। हिमाद्री सिंह, आपको एक महिला चेहरा यहां पर नजर आ रही होंगी। मध्य प्रदेश से एक महिला को जगह दी जा सकती है। ये सभी संभावित चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े दिग्गज ये चेहरे वी डी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते और हिमाद्री सिंह एक महिला।
एक महिला को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। प्रमुख संभावित चेहरे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा प्रदर्शन, 11 में से 10 सीटें बीजेपी अपने नाम की है। सबसे दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल आपको नजर आएंगे, संतोष पांडे आपको नजर आएंगे और विजय बघेल। ये 3 चेहरे हैं, ये तीनों ही संभावित चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं छत्तीसगढ़ से। देखने वाली बात होगी कि क्या छत्तीसगढ़ से भी कोई कैबिनेट मंत्री मिल सकता है इस बार। बिहार की बात कर ली जाए, बिहार से कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं, काफी लंबी फहरिस्त है बिहार की। जीतन राम मांझी, जनार्दन सिंह, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी और ललन सिंह जो जेडीयू नेता हैं, जेडीयू नेता आपको नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर संजय झा हैं, सुनील कुमार हैं, रामप्रीत मंडल हैं, चिराग पासवान हैं, एलजेपी के हैं हाजीपुर से, और संभवी चौधरी, जी हाँ एलजेपी से ही, ये भी एक महिला मंत्री बन सकती हैं मोदी कैबिनेट में, इनको भी जगह मिल सकती है। संभवी चौधरी का नाम भी सामने आना है। ये बिहार के संभावित चेहरे हमने आपको बताया, जिसमें जेडीयू के भी 4 नाम आपको नजर आएंगे और एलजेपी के 2 नाम आपको नजर आएंगे। चिराग पासवान का नाम है और संभवी चौधरी का यहां पर नाम सामने आ रहा है। जेडीयू के 1, 2, 3, 4 ललन सिंह, संजय झा, सुनील कुमार और रामप्रीत मंडल जेडीयू के ये नेता हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। बिहार की हमने आपको दिखाया क्योंकि देखिए इस बार जेडीयू और टीडीपी को भी बीजेपी को देखना है, इनको भी संभालना है, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, एनडीए की सरकार है ये। इसीलिए कहा जा रहा है कि जेडीयू और टीडीपी से भी कई नेता हैं जो मोदी कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। तो सभी संभावित चेहरे हमने आपको दिखा दिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री बन सकते हैं अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय अमित शाह एक बार फिर से संभालेंगे। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय मिल सकता है, 5 बड़े मंत्रालय अपने पास रख सकती है भारतीय जनता पार्टी। जैसे कि खबरें शुरू से ही ये निकलकर सामने आ रही थी कि जो 5 बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास होंगे, जैसे कि गृह और रक्षा, वित्त, जो 5 बड़े जो मंत्रालय होते हैं, प्रमुख मंत्रालय होते हैं, मुख्य मंत्रालय होते हैं, वो बीजेपी के पास ही रह सकते हैं। जैसे कि खबरें ये हैं कि गृह मंत्री बने रह सकते हैं अमित शाह, एक बार फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभाल सकते हैं। वहीं राजनाथ सिंह भी फिर से उनको रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंप सकती है पार्टी। तो अमित शाह और राजनाथ सिंह का यहां पर नाम सामने आया है कि जो उनके पास मंत्रालय हैं यथावत वही रहने वाले हैं। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह तो गृह मंत्री ही बने रहेंगे और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं तो रक्षा मंत्री ही वो बने रहेंगे। और ये भी खबरें हैं कि 5 बड़े मंत्रालय अपने पास रख सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो मोदी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मध्य प्रदेश में भी जश्न का माहौल है, जश्न मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर रैलियां निकाली जाएंगी और आतिशबाजी के साथ ही मिठाइयां बांटी जाएंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी के नेताओं को निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी जश्न मनाया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। मोदी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एमपी में भी जश्न मनेगा और एक 29 कमल की माला यहां पर अर्पित की गई है, पहनाई गई है प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो एमपी के कई नेताओं के नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर भी चर्चाएं हैं। आखिर ज्योतिष क्या कहता है? जी हां, किस किस सितारे हैं बलवान, बता रहे हैं ज्योतिष आचार्य मनीष शर्मा। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी से ही कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत होती है। राजनीति के विशेषज्ञ विश्लेषण करते हैं और जिस प्रकार तीसरी बार देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आने वाली है, उसको लेकर दिल्ली में जहां एक तरफ तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं उज्जैन के जो विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य हैं उनके अनुसार क्या समय रहेगा, किस प्रकार उनको उस समय पर शपथ लेना चाहिए, उसका विश्लेषण भी आज हमारे साथ उज्जैन के ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं। साथ का जो विश्लेषण है हमारे साथ इस समय खुद मनीष शर्मा जी हैं। मनीष शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका विस्तार में स्वागत है।
किस प्रकार का अनुकूल प्रधानमंत्री के लिए समय कौन सा रहेगा, किस प्रकार उनको शपथ लेना चाहिए, उसके पहले क्या मंत्रोच्चार करना चाहिए उनको? कल 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है और ये कल शाम को 6:30 बजे रखा गया है, ऐसा समाचार के द्वारा ज्ञात हुआ है। यह समय स्थिर लग्न का रहेगा, यानी कि वृश्चिक लग्न का यह समय होगा और ये स्थिर लग्न है। 3 प्रकार की लग्नें होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर लग्न में जो भी काम किया जाता है वो चलायमान रहता है, बार बार बिगड़ता बनता है। द्विस्वभाव की लग्न जो होती है उसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कि वो। और स्थिर लग्न का जो होता है उसमें जो भी काम किया जाता है वह लंबे समय तक स्थिर रहता है। तो कल शाम को 6:30 बजे जब शपथ का समय रहेगा उस समय वृश्चिक लग्न रहेगी और यह स्थिर लग्न है। इस समय जो शपथ ग्रहण होगा या सरकार का गठन होगा वो स्थिर रूप से 5 वर्षों तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। क्या कहता है कि शिवराज जी की कौन सी राशि है, कितना समय उनका अनुकूल चल रहा है, क्या वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? शिवराज सिंह जी की उनकी कुंडली के अनुसार, जो उपलब्ध कुंडली है उसके अनुसार उनकी राशि है धनु और नाम से उनकी राशि है कुंभ। कुंभ राशि में शनि का गोचर हो रहा है और कुंभ राशि अभी मोस्ट पावरफुल है, मतलब शनि उसके स्वामी हैं और मूल त्रिकोण बन रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान की जो विजय हुई है पहले विधानसभा में, उनके कार्यकाल में मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए ही 165 सीटें आई और अब उन्होंने खुद स्वयं 5 लाख से ऊपर जीत अर्जित की। तो इस कारण से उनका पलड़ा बहुत भारी है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं या मंत्री भी बने तो किसी बड़े विभाग के ही मंत्री बनेंगे। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो अब बात कुछ और खबरों की कर देते हैं। नरसिंह घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। नरसिंह घोटाले में मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वितेंद्र सिंह यादव का ये पहला प्रदर्शन होगा। नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी अब आक्रामक है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर पूरी प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की। कहा भी गया था कि विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो विधानसभा के सदन में नरसिंह घोटाले का मुद्दा गूंजेगा और इस पर काफी हंगामा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करने की कोशिश है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। नरसिंह घोटाले में मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जैसा कि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि इस घोटाले को, इस नरसिंह घोटाले को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार करेगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी पर लगातार हमलावर है, प्रदर्शन की भी तैयारी है युवा कांग्रेस की। देखिए सुमित, व्यापम के बाद नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां पे लाखों छात्रों को कई सालों तक बिना मान्यता वाले कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, वहां पढ़ाई करते रहे। लेकिन जब ये पता चला कि उन कॉलेजों को मान्यता ही नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर जब ये पूरी जांच हाई कोर्ट में हुई और ये पता चला कि इन कॉलेजों में फर्जीवाड़ा हुआ है मान्यता देने में, जहाँ पे अनियमितताएं बरती गई, तो इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को जाँच सौंपी गई और सीबीआई ही खुद घूसखोरी के मामले में फंस गई। तो ऐसे में ये पूरा जो नेक्सस चला करीब 3 से 4 सालों के भीतर, तो इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर राज्य सरकार पे है और यही वजह है कि विधानसभा में इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा। लेकिन उससे पहले तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव युवा कांग्रेस करना चाह रही है। वितेंद्र सिंह यादव उन पहले अध्यक्ष के रूप में उनका पहला प्रदर्शन होगा और विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग वितेंद्र सिंह करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की है और जांच अभी जारी है, कमेटियों की गठन हो चुके हैं और इससे पहले ये प्रदर्शन बता रहा है कि कांग्रेस पूरे मुद्दे को लेकर विधानसभा तक जाएगी और विधानसभा सत्र के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह ये कह चुके हैं कि तमाम सारे विधायक जो कुल मिलाकर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। मैं लौटूंगा विवेक आपके पास, कहीं मत जाइएगा। अगली खबर पर आपसे भी चर्चा हम करेंगे। अगली खबर है लक्ष्मण सिंह के बिगड़े बोल फिर से। जी हां, अपनी ही पार्टी पर बरस गए हैं लक्ष्मण सिंह। केंद्रीय नेतृत्व को बताया है दिशाहीन। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। जीतू पटवारी ने CWC की बैठक को लेकर एक पोस्ट किया था। सोनिया, खड़गे, राहुल गांधी के मार्गदर्शन पर पोस्ट किया था, जिनको
अपने मार्ग का पता नहीं, वो तुम्हें क्या मार्गदर्शन देंगे। लक्ष्मण सिंह ऐसा कहते हैं। जी हाँ, उनकी पोस्ट पर उन्होंने ये बातें कही हैं। तुम अध्यक्ष हो, अपने पैरों पर कब खड़े होगे या मार्गदर्शन ही लेते रहोगे। लक्ष्मण सिंह का ये बयान, काफी गुस्से में आक्रोशित नजर आते हैं लक्ष्मण सिंह। जो करारी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, 29 की 29 सीटें हार गई है कांग्रेस पार्टी, लक्ष्मण सिंह उस पर बरसे हैं। वहीं बजट पेश करने से पहले मोहन सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की मंजूरी भी दे दी है। साल 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 42,000 करोड़ से अधिक का कर्ज ले चुकी है सरकार। मध्य प्रदेश में अब तक 3,75,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है और हर व्यक्ति पर लगभग 45,000 का कर्ज। और हर महीने मध्य प्रदेश सरकार का 1600 करोड़ रुपए का लाडली बहनों के लिए अतिरिक्त खर्च बढ़ा है। अब फिर से कर्ज लेने की तैयारी में है सरकार। बजट से पहले मोहन सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। विवेक पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और अब बजट भी आने वाला है, फिर से कर्ज लिया जाएगा। देखिए सुमित, खास बात है कि बजट से पहले मोहन सरकार अपना पहला वित्तीय वर्ष में पहला कर्ज लेने जा रही है और 2000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक ये बजट कर्ज लिया जा सकता है। और बजट से पहले कर्ज लेना ये बताता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और जब सरकार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो ऐसे में लाडली बहनाओं पर हर महीने सरकार को 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आ रहा है। तो ऐसे में जब जून की महीने की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को कर्ज लेने की अनुमति भी दे दी गई है। हालांकि 1.5 महीने पहले ये प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन आचार संहिता उस वक्त लागू थी और जो जीएसडीपी के बराबर जो कर्ज लेने की रकम है, जिसके मुताबिक सरकार आरबीआई से बॉन्ड गिरवी करके लोन ले सकती है, वो अवधि भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन नए वित्तीय वर्ष को लेकर केंद्र सरकार ने ये राहत दी है कि विवेक, बार बार कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस पार्टी, बार-बार कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी पर, सत्ताधारी दल पर हावी होती रहती है। बहुत शुक्रिया विवेक आपके जुड़ने के लिए।